वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेल एनसी आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग गुड गवर्नेंस सुशासन की चर्चा कर रहे हैं और सुशासन में हम लोगों ने अभी तक जो दो पार्ट्स में हम लोगों ने देखा उसमें गुड गवर्नेंस जो टॉपिक है उसमें आपको कितना पढ़ना है, क्या सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ फ्रिंज एरियाज हैं जो हमेशा आपके प्रिपरेशन के साथ कंप्लीट होते चला जाएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा, एक इंसाइट डेवलप होगा कि किस तरह से टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको किस डेप्थ तक और किस लेवल तक ले जाके आपको आंसर लिखना है। तब आपको यह भी फील होगा कि कितना आपको, जब मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑलवेज मेक ए हैबिट टू राइट सर्टेन आंसर, तो आपको यह भी फील होगा कि जानना एक अलग एस्पेक्ट है, आंसर लिखना उसके लिए क्या क्या आपको सिस्टमिक चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपने सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप सभी हमारे साथ आंसर लिखेंगे और आप ही हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या आंसर होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जो आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस इज एन एज ओल्ड आइडिया, हाउएवर इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड आफ्टर द 1990, है ना, आफ्टर द 1990 एक्सप्लेन, है ना। ये क्वेश्चन है कि जो गुड गवर्नेंस का जो आइडिया है एक बेसिकली एक ओल्ड आइडिया है, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है 1990 के बाद से बना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो दो तीन बातें शुरू करने के पहले कि जो भी क्वेश्चन का आंसर होता है उसी क्वेश्चन में रहता है, पहली बात। दूसरा कि आपको क्वेश्चन को तोड़ने आना चाहिए कि क्वेश्चन बेसिकली टूटेगा कैसे। तो इसको तोड़ते हैं और फिर उसका आंसर लिखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट बोलता है कि ये आइडिया की बात करेगा, ठीक। दूसरा क्या बात करेगा, इसके कॉन्सेप्ट की बात करेगा। और ये कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 1990 के बाद से जाके क्रिस्टलाइज हुआ है, डेवलप हुआ है, अंडरस्टूड हुआ है। तो आपको एक सीक्वेंस बताना पड़ेगा कि आखिर ये 1990 तक आते आते हुआ क्या था, है ना। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कि वाई ये जो आइडिया है ये ऑलरेडी एक टाइम इमेमोरियल से आइडिया चलते आ रहा था, लेकिन 1990 में ऐसा हुआ क्या जिसके बाद ये बेसिकली एक क्रिस्टलाइज या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बना। इसको शुरुआत कैसे करेंगे, आप लोग अपने लेवल पे बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन इसको शुरुआत करने के पहले एक जो हिस्टोरिकल फुटनोट्स है उसको आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम लोग, मैंने क्या बात करी थी पहले भी कि तीन टॉपिक को आप लोग तैयार करेंगे, एक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सीपीए, तीसरा गुड गवर्नेंस। तो दिस इज ए टाइमलाइन, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि दैट 1950 1950 उस समय द बिगिनिंग ऑफ दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो 1960 है दिस इज द टाइम फॉर द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माने सीपीए। फिर 1970 तक आते आते दिस इज द टाइम जब एक नई फिलॉसफी आई जिसको बोलते हैं न्यू राइट फिलॉसफी। एंड 1980 दैट इज कॉल्ड 1980 तक आते आते जो एंड सीपीए का दौर चला, दैट इज कॉल्ड ये सीपीए से न्यू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उस समय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉन्सेप्ट आया। एंड 1990 जो टाइम है 1990 दिस इज बेसिकली गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ये टाइम है। 80 में टाइम में ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हो गया था, है ना। तो ये कुछ बेसिक्स टाइमलाइन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1950 में डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, 1960 में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1970 में न्यू राइट फिलॉसफी, 1980 में एनसीपीए दैट इज कॉल्ड पब्लिक चॉइस अप्रोच भी, या यही पब्लिक चॉइस अप्रोच एनपीए, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन उसका दौर था। एंड 1990 या उसके प्लस 1990 प्लस दिस इज द टाइम फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक। इसको ऐसे समझिए कि कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और सीपीए का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे ना। वो ओल्ड डिबेट से शुरू करते हैं कि दैट इज द दुनिया दैट इज कॉल्ड वेस्ट वर्सेस रेस्ट में बटी हुई थी। और ये कैसे हुआ, जब डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में बात किए थे तो ये एक आइडिया क्रिएट किया गया कि डेवलपमेंटल क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट कुछ है नहीं, बेसिकली एक कंडीशन है।
कैसा कंडीशन है? अ गुड कंडीशन। एंड ये कौन बोल रहा है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्ट वर्सेस रेस्ट। सॉरी, द प्रेसिडेंट ट्रूमैन से कि दुनिया वेस्ट वर्सेस रेस्ट में बटी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। वेस्ट में कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब गुड रोड, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट है ना, हेल्थ है, एजुकेशन है, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, वो क्या है ना, कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट है। लेकिन जो रेस्ट है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो नॉन डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर द कंडीशन ऑफ क्या है? नॉन डेवलपमेंट है। तो क्यों नॉन डेवलपमेंट है? क्योंकि अभी तक इन सिस्टम के पास जो फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब इंडिया आजाद हुआ तो क्या हमारे पास बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे? क्या नहीं थे। क्या हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छे थे? क्या नहीं थे। तो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बहुत अच्छी थी? क्या नहीं था। प्राइवेट सेक्टर बहुत वाइब्रेंट था? क्या नहीं था। तो उन कंडीशंस में हमारे पास जिम्मेदारी थी। क्या क्या जिम्मेदारी थी? पहला बात कि ब्यूरोक्रेटिक इफिशियंसी बढ़ाना है। दूसरा बात पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी को भी इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में स्टैब्लिश करना है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी थी, ये सारी चीजें क्या कहलाती थी ना, डिसेबिलिटीज कहलाती थी। क्या बोलते थे? बोलो ना, डिसेबिलिटीज बोलते थे। तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास ज्यादा डिसेबिलिटी होगा कि वेस्टर्न कंट्री के पास ज्यादा डिसेबिलिटी होगा? ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्री है। सॉरी। तो ये जो डिसेबिलिटीज हैं, इन डिसेबिलिटीज को दूर करना पड़ेगा। तो इन डिसेबिलिटीज को कैसे दूर करोगे ना, वेस्ट से कि आई विल हेल्प यू एंड आई विल हेल्प यू थ्रू सर्टेन कंडीशन, और इसी को क्या बोलते हैं? एड कंडीशनलिटीज। तो एड कंडीशनलिटी का मतलब यू हैव टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स, और एड कंडीशनलिटी को प्रमोट किया गया कि आई विल हेल्प यू फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली, सिस्टमेटिकली, सब कुछ ठीक करने के लिए। व्हाट इज द सॉल्यूशंस? एसी। एंड आपको क्या करना पड़ेगा ना, नेसेसरी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है ना, वेस्ट। क्योंकि वेस्ट में क्या है? डेवलपमेंट। तुम्हारे पास क्या है? नॉन डेवलपमेंट। तो आपको भी अच्छे रोड चाहिए, यस। आपको अच्छे एजुकेशन चाहिए, यस। अच्छे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सब कुछ आपको भी चाहिए। तो आप कैसे हासिल करोगे ना, यू अचीव दिस कंडीशन। तो जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो क्रिएट किया गया कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस नहीं है, रादर डेवलपमेंट क्या है? ये बेसिकली एक एंड है, एक गोल है। तो ये गोल कैसे हासिल करोगे? दैट इज थ्रू ए ब्लूप्रिंट अप्रोच। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे हासिल करोगे ना, ब्लूप्रिंट अप्रोच। आपको बोल दिया गया कि आप ये काम करो तो ये हासिल होगा, जिसको ब्लूप्रिंट अप्रोच बोलेंगे ना। आपका कुछ अपना इनिशिएटिव तो है नहीं। जैसे आप अभी कुछ पढ़ोगे, लिखोगे आंसर लिखने के लिए, जैसे मैं एक पॉसिबल आंसर बता रहा हूं, क्या वो 100% सही है? क्या नो, दैट वुड बी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। लेकिन आप जब अपना आंसर लिखोगे तो आपको अपने इनपुट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मैं सिखा सकता हूं, फ्रेमवर्क करा सकता हूं, लेकिन शुरुआती दौर में आपको कुछ भी लिखने नहीं आ रहा होगा, आप 2 पेज भी नहीं लिख पा रहे हो, तो पहले क्या करना होगा? यू अडेप्ट, कि जो मैंने बताया वही आप लिखो। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कंपोनेंट्स ऐड किया जाता है आंसर्स में। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज अ प्रोसेस, यू विल लर्न एंड देन डीलर। तो इनिशियली जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? क्रिएटेड था, एक ब्लूप्रिंट अप्रोच से प्रमोट किया गया। और डेवलपमेंट क्या है? ये एक एंड है, एक गोल है जिसको हासिल करना है। और वो एंड गोल कहां है ना, वेस्ट में है। क्योंकि वेस्ट के पास क्या है? फाइनेंशियल कैपेसिटी है। वेस्ट के पास क्या है? इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है। वेस्ट के पास क्या है? सारा फाइनेंस है। तो गुड रोड होगा, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब अच्छी अच्छी बातें होंगी। और बोल कौन रहा है? वेस्ट ही बोल रहा है। लेकिन अभी ये सारे क्या होंगे ना, दैट इज कॉल्ड, इनके पास बहुत डिसेबिलिटी है, बहुत जिम्मेदारी है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। अब जब वेस्ट स्पॉन्सर करेगा अपने आइडिया को, तो वेस्ट कैसे चीजों को आपको चेंज करने को बोलेगा ना, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस एरिया क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस एरिया क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्योंकि जब मैंने डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बताया था बच्चों, तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बताया था कि आपको कुछ थिंकर्स जानने पड़ेंगे ना। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में एक फ्रेडरिक्स नाम के थिंकर थे, कि जब भी आप लोग ब्यूरोक्रेसी पढ़ो
तो मैक्स वेबर और रिक्स दोनों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, ना डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो इंडिया कैसा कंट्री है, डेवलपिंग की डेवलपिंग, तो आपको रिक्स जानना ही पड़ेगा। और रिक्स ने क्या बोला है, रिक्स ने एक मॉडल दिया है जिसको क्या बोलते हैं ना, प्रिज्मेटिक साला मॉडल, दैट इज प्रिज्मेटिक साला मॉडल। अब ये प्रिज्मेटिक साला मॉडल क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं पढ़ाता हूं कि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ब्यूरोक्रेसी और प्रिज्मेटिक साला मॉडल में आपको तब पूरा डेवलपिंग और डेवलप का कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि ये रिक्स बोलते हैं कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली दो चीज पे फोकस करता है कि इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो काम करेगा उसका इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए, है ना। तो कोई भी काम करता है, कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दो तरह के काम करेगा, जो भी काम करेगा उसका इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए, और वो तभी कर पाएगा जब उस सिस्टम के पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी। किस तरह से बढ़ाओगे, तभी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स की बात करते हैं, सारा टूल्स टेक्नोलॉजी कैसे होना चाहिए, एडवांस टूल्स एंड टेक्निक होने चाहिए। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कैसे होने चाहिए ना, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए। क्या बात करेंगे ना, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, है ना, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक, फ्रेडरिक्स वही बात करते हैं ना कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन मींस टू थिंग्स, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दूसरा इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ द एक्टिविटीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे ठीक करोगे, जब आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होगा। सिस्टम सिर्फ इफिशिएंट ही नहीं, इफेक्टिव भी होना चाहिए, प्लस इथिकलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि अब इथिकल गवर्नेंस की भी बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो डीए में इथिकल डायमेंशन आप जोड़ना होगा, आप आंसर लिखोगे। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्विस एग्जाम में कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है ना, हमेशा रिलेटिव। इसलिए आपके टॉपर्स कितने होते हैं, 55%, 60%, ये सिविल सर्विस के टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, है ना। 90% स्कूल्स के टॉपर्स के मार्क्स होते हैं। तो यहां पर हमेशा चेंज होगा। कोई स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी में अब इथिकल गवर्नेंस नहीं था 10 साल पहले तक, अब आपको लिखना पड़ेगा, तब आपके अच्छे आंसर्स होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि डीए का फोकस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और ये फ्रेडरिक्स बोलते हैं, इस तरह से अलग है जैसे जॉर्जियन का डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये हम बता रहे थे कि ये जो दौर चल रहा था कि डीए जब पढ़ने लगे लोग तो कैसे पढ़ेंगे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फोकस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, नॉन डेवलपिंग कंट्रीज का अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। क्योंकि जो वेस्ट है, वेस्ट के केस में कैसा सिस्टम चलेगा ना, वेबरियन ब्यूरोक्रेसी, माने वेबर चलेगा, वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल लगाओ, सब कुछ सॉल्यूशन है। लेकिन और ये वेबर का जो मॉडल है वो कुछ लिमिटेशंस मैंने बताया है, जब ऑलरेडी पढ़ाया है। अब उसी तरह से जब रेस्ट चले जाएंगे, मतलब डेवलपिंग कंट्री, वहां पर पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है, तो वहां पर मैक्स वेबर को आप ऐसे कैसे लगा सकते हो, तब यहां पर नॉन परफॉर्मेंस होगा। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको कुछ चीजें चेंजेस करनी है, ठीक है, किसी गांव में बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, तो आपको उन लोगों से जुड़ने के लिए क्या होना पड़ेगा, उनके लोकल डायलेक्ट, उनके रीजनल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, उनके जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है ना, 3 कोर्स मिल्स, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। वहां पर सडनली आप स्मार्ट सिटी की बात करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा क्या, नहीं होगा ना। तो उसी तरह की बातें हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर कॉन्टेक्स्ट अलग है, वहां पर डिमांड्स अलग है, वहां पर नेसेसिटीज अलग हैं। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को रिस्पॉन्सिव भी होना पड़ेगा उसके डिमांड, उसके नेसेसिटी के हिसाब से, है ना। मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट फाइन, इट इज वेरी सक्सेसफुल इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, तो आपको पॉलिसीज, सिस्टम को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये चीज इतना जल्दी नहीं हुआ है। तो जब लोग देखे कि ब्लूप्रिंट अप्रोच के साथ वेस्ट ने बोला कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करा होगा क्या, नहीं किया होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है। तब लोगों ने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ना शुरू किया, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ना शुरू किया तभी क्या शुरू होगा, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जब भी आप दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तभी ना, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ।
जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कैपेसिटी इंप्रूव हुई कि क्यों? क्योंकि जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि मैं बार-बार बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज क्यों लिखने के लिए बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज अब आप जब लिखते हो, आप घर पे बैठ के पूरा एक दिन या 10 दिन में लेट से सारी किताबें पढ़ डालोगे, आपकी सारी कैपेसिटी है, जितनी झारखंड में अवेलेबल किताबें सब पढ़ लोगे आप। लेकिन जब हम क्वेश्चन देंगे वही सिंपल क्वेश्चन होगा कि जैसे व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, राइट द एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनालाइज। किसी को आ जाएगा लेट से 40 में से 20 मार्क्स आएगा, किसी को 12 आएगा, किसी को लेट से 26 आएगा। ऐसा कैसे होगा ना? इट डिपेंड्स अपॉन द राइटिंग स्किल, उस टाइम में क्या परफॉर्म किया, कितने इनपुट्स डाले, कितने एलिगेंटली प्रेजेंट किया। ये कब होगा? जब बार बार आप टेस्ट लिखेंगे, एक बार में पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। पूरी गुड गवर्नेंस आपका 20 पेज का नोट्स है, बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हो, लेकिन आपको आंसर 8 पेजेज में लिखना है। ये भी हो सकता है कि उस लेट से जो भी अलॉटेड टाइम है उसमें आप आंसर ही पूरा नहीं कर पाओगे। तो इनिशियली ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। सब कुछ तो पता है कि वेबर लगाएंगे सब कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन लगाया वेबर, बेटा फेल हो गया। क्यों हुआ? कॉन्टेक्स्ट अलग है। घर से तो निकले पढ़ के कि मुझे सब गुड गवर्नेंस पता है, लेकिन जब आंसर लिखने के लिए आप गए तो पता चला कि आंसर लिख ही नहीं पाए, छूट गया सारा टॉपिक्स। दैट्स व्हाई द टेस्ट सीरीज इनेबल्स यू टू फाइंड आउट व्हाट आर द वीक पॉइंट्स यू हैव। जब आप आंसर लिखते तो आपको पता चलता है कि किन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी में डालना है, किन चीजों को पीछे हम लोग इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही था सिर्फ क्या ना, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में वेबर सक्सेसफुल है तो वही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब डेवलपिंग कंट्री में स्टडी शुरू हुआ तब जाके समझ में आया कि नो, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, है ना। तो रिक्सेंट मॉडल को आपको जानने की जरूरत है। तो यहां हम लोग वापस आते हैं कि सीपीए शुरू हुआ, और सीपीए जब शुरू हुआ उस समय एक और आइडिया बीच में बैकग्राउंड में चल रहा था, जिसको क्या बोलेंगे ना, लेजिटिमेसी क्राइसिस ऑफ द स्टेट। क्या बोलेंगे? लेजिटिमेसी, लिखते चले जाओगे, लेजिटिमेसी क्राइसिस ऑफ द स्टेट। क्या लेजिटिमेसी क्राइसिस है बताओ? कि अभी तक जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो कैसा था? वेलफेयर स्टेट, है ना। वेलफेयर स्टेट के पहले कौन सा स्टेट था? कोई बता सकता है? बताओ ना। लेसेस फेयर स्टेट। मैंने ऑलरेडी कई बार बात की है कि लेसेस फेयर स्टेट। और ये लेसेस फेयर स्टेट क्या है ना? कुछ नहीं, बस लेट बिजनेस डू बिजनेस, कि मतलब गवर्नमेंट मार्केट एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सिंपल भाषा में है। वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट बना जिसमें कि अब स्टेट वो सारा काम करने लगेगा जो पहले नहीं करता था। वेलफेयर स्टेट इन सिंपल टर्म में ए टाइप ऑफ स्टेट वेयर द स्टेट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। जो इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो कौन काम करेगा ना? वेलफेयर स्टेट। तो पहले लेसेस फेयर स्टेट में मान लेते हैं ये गवर्नमेंट है और ये लेते हैं मार्केट, तो ये अलग काम कर रहा है और गवर्नमेंट अलग काम कर रहा है। लेकिन वेलफेयर स्टेट में क्या होगा ना, गवर्नमेंट और ये मान लेते हैं मार्केट। अब गवर्नमेंट क्या करेगा? मार्केट में भी इंटरफेयर करना शुरू करेगा, क्योंकि जो भी चीज चाहिए डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, वेलबिंग के लिए, वो सब काम कौन करेगा? गवर्नमेंट, स्टेट। तो ये स्टेट का साइज बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? बिगर, वेरी बिग। मतलब तुमको यदि पेन चाहिए तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, तुमको पेंसिल चाहिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, तुमको हेल्थ चाहिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, तुमको एजुकेशन चाहिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, तुमको लिटरेसी चाहिए, सब कुछ, हेल्थ, पेन, पेंसिल, रोड, वाटर, एनीथिंग व्हाटएवर रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अब मार्केट में भी इंटरफेयर करेगा, सब कुछ करेगा। तो इन सब में प्रॉब्लम क्या हुआ कि सब यदि गवर्नमेंट ही दे देगा तो क्या होगा? जो रेसिपिएंट होंगे कुछ समय के बाद डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चौक हो जाएगा और अपनी कैपेसिटी को नहीं रियलाइज करेंगे। तो इस तरह से एक कंडीशन शुरू होता है जिसको क्या बोलते हैं ना, नैनी स्टेट सिंड्रोम, है ना, नैनी स्टेट सिंड्रोम। इसको समझने की कोशिश करिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी के टाइम में बहुत सारी स्कीम्स आर नॉट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। जैसे
जैसे उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं, तो उज्ज्वला स्कीम्स में क्या हुआ कि ओके द सिलेंडर्स आर गिवन टू ऑल। अब उसके बाद क्या हुआ कि डिपेंडेंसी हैज बीन क्रिएटेड, लेकिन अब हम लोग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, दैट्स व्हाई हाउ द सिलेंडर्स विल बी रिफिल्ड। इसलिए नैनी स्टेट एक ऐसा स्टेट का कंडीशन सिंड्रोम बना जिसमें कि बात करते हैं कि द प्रोमिसेस ऑफ द स्टेट, जो स्टेट प्रॉमिस करता है, एंड द रियलिटी ऑफ द स्टेट, इसके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। इसी को बोलते हैं ना नैनी स्टेट सिंड्रोम। ये कब हुआ ना वेलफेयर स्टेट के जुरिस्डिक्शन में, वेलफेयर स्टेट के अंदर। कि नैनी स्टेट सिंड्रोम का मतलब प्रोमिसेस और रियलिटी है ना, प्रोमिसेस और रियलिटी के बीच में गैप क्रिएट होते चला गया, डिपेंडेंसी होती चली गई, तो क्या होने लगा ना स्टेट फेल होने चला। स्टेट कैसे होते चला गया, स्टेट बिकम्स फेलिंग इंस्टीट्यूशंस, है ना। स्टेट जो बोल रहा है वो हो ही नहीं रहा है, डिपेंडेंसी क्रिएट हो गया। तो इस फेल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या हुआ ना, बहुत सारे फिलॉसफी नए नए फिर आइडियोलॉजी दिए गए, और उसी आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं ना न्यू राइट फिलॉसफी, एनआरपी। एनआरपी समझ में आया कि जस्ट कि नैनी स्टेट सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए आइडियोलॉजी वाज प्रोमोटेड कि क्या हमको सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है, हमको स्टेट को रीडिफाइन करने की जरूरत है, और उसी रीडिफिनेशन ऑफ स्टेट को जिस फिलॉसफी जिस आइडियोलॉजी से प्रमोट किया गया, दैट इज कॉल्ड न्यू राइट फिलॉसफी, एनआरपी, है ना। तो ये न्यू राइट फिलॉसफी क्या है, दैट इज कॉल्ड रीलेजिटिमाइजेशन ऑफ द स्टेट की बात करता है ना, रीलेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। गेटिंग माय पॉइंट कि स्टेट को कैसे होगा ना रीडिफाइन इट, स्टेट को रीडिफाइन करिए कि ये मान लेते हैं स्टेट है, दिस इज व्हाट प्राइवेट सेक्टर, दिस इज पब्लिक सेक्टर, दिस इज प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर आर नाउ कैपेबल, जो एरिया प्राइवेट सेक्टर सक्सेसफुली कर सकता है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए, जो एरिया पब्लिक सेक्टर जो जिसमें इनकैपेबल है वहां से बाहर निकल जाओ। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया, गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को कम किया गया। इसी को बोलते हैं रीलेजिटिमाइजेशन ऑफ द स्टेट, रीडेफिनेशन ऑफ द स्टेट, या सिंपल भाषा में रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, है ना। दिस इज रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। तो 3 टॉपिक समझ में आया कि किस तरह से डीए शुरू हुआ, फिर किस तरह से सीपीए शुरू हुआ, उसके बाद फिर किस तरह से न्यू राइट फिलॉसफी जर्मिनेट हुआ। तो इन सब के बैकड्रॉप में एक फिर मूवमेंट शुरू हो गया वर्ल्ड वाइड कि न्यू राइट फिलॉसफी के बैकड्रॉप में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो गया, और उसी स्ट्रक्चरल चेंजेस या उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं ना एनपीएम, क्या बोलते हैं उसको, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, है ना। एक फिलॉसफी दिया गया कि किस तरह से चेंज करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल को बढ़ाओ। तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में चेंजेस होना शुरू हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए। इस तरह से एक ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू होता है, एक मूवमेंट शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फिर वापस आ जाइए गुड गवर्नेंस वाला चीज कि गुड गवर्नेंस क्या बोलता है कि रिफॉर्म्स करिए। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल वाइबिलिटी को कैसे लाओगे ना, रिफॉर्म्स करिए, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम में, पॉलिटिकल कंडीशंस में। तब समझ में आया किस तरह से जाके डीए गुड गवर्नेंस से मिल जाता है। तो अभी तक जो प्रोजेक्ट चलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इस तरह से डीए, लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो हो जाएगा डेवलपमेंटल मैनेजमेंट। और डेवलपमेंटल मैनेजमेंट का ही एक एडवांस वर्जन क्या है, गुड गवर्नेंस। सो समझ में आया किस तरह से ना डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीए या गुड गवर्नेंस सब जाके एक जगह मिल जाता है। तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगा। तो अब हम लोग इस पोजीशन में आप लोग हो कि यू कैन राइट द आंसर, जो भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देख लेते हैं। अब इसमें बताने के लिए कुछ बचा है क्या? ओके ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन था कि द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस इज एन एज ओल्ड आइडिया,
हाउएवर इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड आफ्टर द 1990। तो इसमें पहला पॉइंट को एड्रेस करेंगे, आइडिया को एड्रेस करिएगा, है ना। इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में, आप लोग इससे अच्छा भी आंसर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे ना, द गुड गवर्नेंस रेफर्स टू ए कंडीशंस और द नोशंस व्हिच इज बेस्ड ऑन इंक्लूसिवनेस, justice, egalitarian, and which focus on that is called transparency, accountability, rule of law, responsiveness. It means it is a type of conditions which provides equal opportunity for all round development. इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। So good governance, it basically in simple term we can call it is a multi-stakeholder networking approach. It focus on the official plus unofficial code of conduct where the effective service delivery is the paramount. इस तरह से आप लोग शुरुआत करेंगे। फिर बॉडी पे चले जाएंगे, तो बॉडी में पहली बात की आइडिया को लिखेंगे आप। आइडिया में सारे जो कुछ थिंकर्स को आप कोट कर देंगे, जैसे प्लेटो है ना, वो जो बात की है वो लिख दीजिएगा। फिर एरिस्टोटल है, इस तरह से 3 4 5 आप लोग लिख लेंगे, गांधीयन व्यू पॉइंट, स्वराज वगैरह। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पे सीधे आप लोग आ जाओगे कि कॉन्सेप्ट जब हम लोग पॉइंट बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट में 1989 सब सहारन क्राइसिस वो लिख देना है, 1992 दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट बाय द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बाद वो फिर क्या बात करता है कि किस तरह से रिफॉर्म करना होगा ना, साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट। साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट में फिर क्या बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें गुड गवर्नेंस का एक आइडिया प्रोवाइड करता है। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं कि नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू डिफाइन गुड गवर्नेंस, क्योंकि गुड गवर्नेंस एक मॉडल, इट इज ए हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट भी है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ इकोनॉमिकल है, तो ये बेसिकली न्यू वेस्टर्नाइजेशन की बात करता है। तो उसमें क्या बोलेंगे ना, गुड गवर्नेंस ज्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए, ज्यादा स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ होना चाहिए, वो सारी बातें लिखेंगे। उसके बाद इसमें एट्रीब्यूट्स लिख देंगे थर्ड पॉइंट्स में, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक। आइडिया हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड पॉइंट उसी में आप लोग एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, अथरी एफआरसी है ना, अथरी एफआरसी। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, एक दो को लेजिस्लेशन कोट कर देना है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या लाया गया है। उसके बाद आप फिर इसको कंक्लूड करेंगे कि किस तरह से कंक्लूड करेंगे, तो गुड गवर्नेंस इट इज ए process of reforms, process of effective service delivery to bring more, that is called community participation, more stakeholder approach. But with the coming of या फिर after the advent of right to information act like other transparency legislation, still the system requires more and more reform such as the ethical governance. आप इथिकल गवर्नेंस की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी है, इसके लिए एनईजीपी प्रोजेक्ट्स है, डिजिटल गवर्नेंस है, लेकिन साथ ही साथ अब हमको गवर्नेंस को कैसा बनाना पड़ेगा, इथिकल, ज्यादा इंक्लूसिव। तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन पार्ट में, इथिकल गवर्नेंस, इस पे फोकस करेंगे, इथिकल गवर्नेंस। दूसरा क्या बात करेंगे, इथिकल गवर्नेंस कैसे आप बात कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या बात करेंगे ना, जो पीपल प्राइवेट पब्लिक पीपल पार्टनरशिप, मतलब P4 मॉडल की ओर जाना चाहिए हमें, है ना। इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात करेंगे आप लोग कि गुड गवर्नेंस का वो भी एक फोकस एरिया होना चाहिए। तो यहां पर इंक्लूसिव, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, रूल ऑफ लॉ के साथ साथ इथिकल गवर्नेंस, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सारी बातों की आप लोग चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक। ये क्वेश्चन का थीम समझ में आया, और इसी क्वेश्चन के बैकड्रॉप में हम लोगों ने एक लिंकेज देखा, किस तरह से डीए, सीपीए, गुड गवर्नेंस को आपको एक पूरा तैयार करके रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं।